लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ये गाना तो आपने सुना होगा। उसमें सलमान खान अपने हीरोइन को कहते हैं कि तेरे छूने से 440 वोल्ट का झटका लगता है। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर आप नंगे तार को छू लें, वहां भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, 1100 वोल्ट का भी लग सकता है। आज हम बात करने वाले गाने की दुनिया छोड़ दीजिए, मेन बात यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल की दुनिया में जाना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे कैसे, लेकिन बिना नंगे तारों को छुए। और आज इस विषय पे हम खुलकर के बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संग्राम बाना जी, जो कि फोनिक्स कॉलेज के डीन एकेडमिक्स हैं, और आपने एमटेक और पीएचडी आईआईटी रुड़की से किया है जी। तो मुझे लगता है कि ये जो सर जो 440 वोल्ट का झटका लगता है छूने से, ये लगता है नहीं लगता है? अगर आप छुएंगे तो लगेगा, प्रिकॉशंस के साथ छुएंगे तो नहीं लगेगा। और सलमान खान जो कह रहे थे वो तो देखिए, वो उनका अपना जो प्रोफेशन है उसमें तो शायद उनको लगे। हाँ, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल ये है सर कि ये जो हमारा पूरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पूरा सेगमेंट्स है, पूरी स्ट्रीम है, पूरी फील्ड है, क्या इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जो भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसकी जो फाउंडेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है। कुछ भी मॉडर्न अगर जैसे आप ट्रेन्स ले लीजिए, सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन आप ले लीजिए, और आप लेटेस्ट अगर आप देखें तो जो ये ट्रेन्स जो हमारी चल रही हैं, जैसे आपने ये मेट्रो ट्रेन्स हैं, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका इंडस्ट्रीज हो गई जिसमें सारा ऑटोमेशन है, वो भी सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। हेल्थ केयर हो गया, जो डिवाइसेस हैं, आप जो वेंटिलेटर्स हैं, दे आर टोटली ऑपरेटेबल बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और आजकल तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आ रहे हैं। रोबोटिक्स है, जो ऑटोमेशन में आप किसी भी ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे तो वेल्डिंग के लिए और पेंटिंग वगैरह के लिए सब जगह रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है। तो बहुत वास्ट स्कोप है। बेसिकली ये आईटीआई जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग सेक्टर है। उसके बाद फिर इंजीनियर्स आ जाते हैं हमारे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, वो मैनेजर फिर सीईओ तक पहुंचते हैं, डिपेंड करते हैं, अपना काम भी करते हैं। जब हम बीटेक की सोचते हैं जी, तो थॉट इलेक्ट्रिशियन वाला ही होता है। लोगों मतलब एक कॉमन मैन की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी यही समझता है इलेक्ट्रिशियन बेटा तुमने पढ़ाई की है तो वायरिंग ठीक कर दो। गांव की मतलब कहावत है गांव में कि तुमने क्या पढ़ाई की है, तो बोला कि अपने बीटेक किया है। ऐसे ही मतलब जोक्स आते हैं कि बीटेक किया है और तुम्हें पंखा भी ठीक करना नहीं आ रहा है। जी। तो बीटेक किया हुआ बंदा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा है, क्या जरूरी है कोई पंखा ठीक कर लेगा? ऐसा देखिए जरूरी है। अच्छा, अगर वो अपने कॉलेज में ठीक से प्रैक्टिकल्स कर रहा है तो वो कर सकता है, क्योंकि मोटर किस तरह से ऑपरेट करता है, उसमें जो डिफरेंट अप्लायंसेस और लगे हुए हैं जैसे कि कैपेसिटर्स हैं, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, सब कुछ पढ़ाया जाता है बच्चे को। अब बात आ गई कि इलेक्ट्रीशियन, देखिए आईटीआई किया हुआ बंदा और पॉलिटेक्निक किया हुआ बंदा जी, इनकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है। जो भी मशीन्स ऑपरेट करती हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल बेस्ड, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल बेस्ड हैं, उनका सारा ऑपरेशन वही लोग देखते हैं। अब आ जाती है बीटेक किया हुआ बंदा क्या करता है। जो ये डिप्लोमा किया हुआ या पॉलिटेक्निक किया हुआ बंदा है या आईटीआई किया हुआ बंदा है, ये इंजीनियर्स के अंडर आते हैं। इंजीनियर्स का काम क्या है, कोई भी मशीन में अगर खराबी आई, सपोज प्रोडक्शन लाइन चल रही है, वो प्रोडक्शन बंद हो गया तो इंडस्ट्री का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उनको 24 आवर प्रोडक्शन चाहिए। तो वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा वो एक इंजीनियर करेगा। तो ये डिफरेंस है, एक आईटीआई होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर और साथ में एक इंजीनियर का। इंजीनियर, बिल्कुल। तो इंजीनियर बेसिकली उस चीज को रेक्टिफाई कर लेता है, देख लेता है इशू क्या है, फिर उसके सॉल्यूशन कर देता है, फिर आपका प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाएगी। और हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टायर प्रोडक्शन हो, कॉस्मेटिक्स का हो, ऑटोमेशन हो, हर जगह हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग होता है। हाँ, वो जाहिर सी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर सोच कर देखिए आप लोग कि एक बार इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाए, बिल्कुल, आपके घर में, आपके जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर, या जैसे आपने बोला कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री हो वहाँ पर, मिनिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाए तो फिर सब पूरा कम्युनिकेशन बंद,
आप कहिए कि पूरा हर तरह की इंजीनियरिंग जो है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, अगर कोई CS वाला है हाँ तो कंप्यूटर चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल सही, और वो भी प्रॉपर वे में। बिल्कुल। तो Correct है। आप देखिए एवरग्रीन ब्रांच है, हम्म, तो स्कोप बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स के लिए। लोग अब जाके थोड़ा जागरूक होने लगे हैं इस चीज़ के लिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, जानने लगे हैं। आने वाले टाइम में और बेहतर होगा। स्टार्टिंग अगर आप इसमें बात करूं, जैसे ITI वाला बंदा अगर कोई ITI करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 3 लाख रुपए के करीब होती है। जो पॉलिटेक्निक किया हुआ बंदा है वो 4 लाख में उसकी ये एंट्री लेवल की मैं बात कर एंट्री रहा हूँ। लेवल जी। जो एक इंजीनियर है हम्म, उसकी 8 लाख के करीब स्टार्टिंग होती है, और इट कैन गो अप टू 18 lakhs to 25 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। जैसे बहुत से बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ होती है कि बच्चे सड़क पर होते हैं और कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे सर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल किया होगा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि वो अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते हैं ठीक से। अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो आप अपना भी कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल वही मैंने बात किया ना, अगर आपने कॉलेज में प्रैक्टिस करी है प्रैक्टिकल्स में ठीक तरीके से तो आप अपना काम कर सकते हैं। नहीं, कॉलेज में क्या एक्चुअल में, किसी भी कॉलेज की मैं बात कर रहा जी हूँ, जी। क्या इंस्टीट्यूशंस बच्चों को इतना प्रिपेयर करते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकली हर वो चीज़ समझ जाए, जब वो इंडस्ट्री में जाए तो वो सारे काम कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे जिस इंस्टीट्यूट में मैं इस टाइम कार्यरत हूँ, जी। फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, हम लोग स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं ताकि उनको पता चले कि इंडस्ट्रीज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग क्या करोगे यहाँ पर आके। ये नहीं कि सिर्फ हमने अपना क्लास में थ्योरेटिकल पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हम उनको इंडस्ट्रीज़ में भी ले जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल्स जैसे उनके सवाल होते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में हम जाके ये चीज़ कोई भी मशीन ऑपरेट कर रही है तो कैसे काम करती है, फिर वो हम उनको आके प्रैक्टिकल्स में उन्हें दिखाया जाता है। जैसे कोई एक ट्रांसफार्मर है, छोटा ट्रांसफार्मर है, वो कैसे काम करता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएंगे, वो कैसे बनाया जाएगा। पहले उसको डिसमेंटल करना सिखाएंगे, फिर उसको दोबारा से बनाना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स को पूरी नॉलेज दी जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सारे काम हम कर रहे हैं, जब सोलर आ गया, सोलर टेक्नोलॉजी आ गई, तो लोगों ने कहा अब तो सोलर आ गया, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत ही क्या फिर? देखिए मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स हैं जी, अब आप देखिए 34% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड जो इंडिया में है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन 34 में से भी 13% अकेला सोलर कर रहा है। अकेला सोलर कर रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इस चीज़ को। बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अलग पूरी मिनिस्ट्री है। तो सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें, जिसे हम सोलर एनर्जी बोल रहे हैं, उसमें दो तरह से काम करती है। देखिए, एक तो सोलर थर्मल होता है। सोलर थर्मल में क्या है कि एक पैराबोलिक टाइप, जैसे हमारे आपने टाटा स्काई के एंटीनास देखे ना, पैराबोलिक शेप में होता है, उसमें ग्लासेस लगे होते हैं, और एक टावर के ऊपर ये सारे ग्लासेस सोलर एनर्जी को फोकस करते हैं। वो ठीक वैसे होता है क्या, जैसे हम लोग बचपन में एक लिया करते बिल्कुल थे, लेंस लिया करते थे, कागज जलाया करते थे। सेम वही प्रोसेस है। वो सारे के सारे जो मिरर्स लगे हुए हैं वो फोकस करेंगे। एक सेंटर में टावर लगा होता है, उसमें पानी होता है, और उससे वहाँ पे जब सारा सोलर एनर्जी उस एक जगह फोकस करेगी तो वाटर वेपर बनेगी, स्टीम बनेगी, जनरेशन होगी, और बहुत हाई स्ट्रॉन्ग स्टीम होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। उससे फिर टर्बाइंस मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। तो ये हमारा सोलर थर्मल का पार्ट आ जाता है। अब सोलर फोटोवोल्टाइक्स दूसरी चीज़ है। उसमें क्या है, सोलर पैनल्स होते हैं, क्या करते हैं, सनलाइट उन पे स्ट्राइक करती है और वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसा मैकेनिज्म है? जैसे मान लीजिए हमारे पास सूर्य की किरणें आ रही हैं, जी जी, हमारे पास पैनल है, पैनल पर किरणें पड़ रही हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर दे रही है। देखिए, एक मटेरियल होता है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की क्या प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ेंगी, बेसिकली हम उनको एक सिंगल वर्ड में बोलते हैं इंसोलेशंस, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। जैसे ही वो पड़ती हैं, उसकी प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अच्छा, उसकी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी ही है। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे पहले क्या था,
बोला जाता था कि जो सोलर पैनल है लगाओगे एक बल्ब जलाओगे, जी मतलब बल्ब जलाने के काम ही सोलर पैनल आता था। जी जी आज के समय में एसी चला लीजिए आप, जो है कुछ भी 3-4 एसी चला लीजिए, नंबर्स ऑफ पैनल्स आप बढ़ा लीजिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। सोलर पैनल के पीछे उसकी रेटिंग लिखी हुई होती है। सोलर पैनल की रेटिंग? हाँ जी, रेटिंग। जैसे कोई 200 वॉट्स का वॉट पी लिखा होता है उसमें नीचे, ठीक है, वॉट पीक्स बोलते हैं उसे। ये अगर लिखा हुआ है तो आप ये समझो, ये कोई आम आदमी लेमन के वर्डिंग्स में अगर मैं बोलूँ तो ये सोचेगा कि ये 200 वॉट का हमें आउटपुट देगा। ऐसा नहीं होता। 200 वॉट पीक का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस होती हैं एक हमारी, जो लेबोरेटरी के अंदर हम क्रिएट करते हैं। तो उन स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में जो आउटपुट आती है वो उसके पीछे लिखी हुई होती है। ठीक है। अब एक सपोज 1 टन का एक एसी है, वो कितना करेगा? 1000 वॉट की हाँ, मतलब कंजप्शन करेगा। उसके लिए मुझे अगर मैं आम आदमी के भाषा में बोलूंगा तो उसे 5 पैनल चाहिए 200 वॉट के। करेक्ट। जबकि ऐसा नहीं होता। कितने चाहिए होता है उसमें? आप जब आप एसी ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा एकदम से वो बहुत सारी पावर कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं सर्ज पावर। सर्ज पावर हमें वो कैलकुलेट करनी होती है, और वो सर्ज पावर चाहिए। बिल्कुल, वो चाहिए। उसके बाद वो एक मोशन में आ जाता है। जैसे आप मोटर देखो, मोटर स्टार्ट कर दोगे तो वो एकदम से बहुत खींचता है, उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन में आ जाता है। सेम प्रोसेस उसमें होता है। तो ये काम कौन करेगा? जो कैलकुलेशन करेगा कितना कंजप्शन चाहिए, वो करेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया। हाँ, तो एसी जो आ रहे हैं इन्वर्टर बेस्ड आ रहे हैं, वो क्या है, उनकी पावर कंजप्शन बहुत कम है। वो रूम पे आपको कितनी ठंडक चाहिए वो सारी कैलकुलेट करके रखते हैं, सब ऑटोमेशन है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें आ जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स का रोल, जो भी इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या है? एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल सिस्टम का में सिस्टम्स होते हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं जो पर्टिकुलर काम को करते हैं, एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए वो लगाए जाते हैं। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही, तो सारा काम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही कर रहा है। सब कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, एक चीज़, जैसे मान लीजिए अब एक कॉमन सवाल, हालांकि ये पॉलिटिकल लोगों से भी सवाल हो जाता है, बाकी लोगों से सवाल हो जाता है। सवाल ये कि आपने बोला कि इन्वर्टर का जो हमारा एसी है, एसी का वॉट हमारा कम हो गया जी, लेकिन घरों में बिजली के बिल बढ़ गए हैं सर जी। मतलब ये एक कॉमन सवाल होता है, सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है, बहुत से लोगों से सवाल पूछा जाता है, हमने कई लोगों से पूछा भी है। ये रीज़न समझ में आता है आपको? मतलब आपने कभी फाइंड आउट किया होगा कि आखिर पहले, अब जो है, पहले चलते थे बल्ब 60 वॉट्स के होते थे, 100 वॉट्स के होते थे, तब जाकर इतनी रोशनी आती थी। जी। आज के डेट में अगर आप 100 वॉट्स के छोटे छोटे पैकेट्स अगर आप चला दें, 20-20 वॉट के अगर आप ट्यूबलाइट ले लें या एलईडी ले लें, तो वो बहुत अच्छी रोशनी करते हैं। तो अब कंजप्शन, इलेक्ट्रिक कंजप्शन तो हमारे कम हो गए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मीटर बहुत तेज भागता है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होने की वजह से भी बिल आते हैं, क्योंकि आपको अपना सबसे मेन चीज़ है न्यूट्रल चेक कराना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल आपने कभी कभी देखा होगा कि आप लाइट ऑफ कर देते हो, फिर में उसमें थोड़ा सा ब्लिंकिंग वो करती रहती है। करेक्ट। तो दैट मीन्स कि न्यूट्रल और फेज जो है उसमें इश्यूज है। आप उनको इंटरचेंज कर दोगे, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आपको लग रहा है प्रोडक्ट एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, लेकिन उसमें एनर्जी कंज्यूम लगातार हो रही होगी। ये आपको चेकअप कराना चाहिए। ये काम जो करेगा, अब यहाँ पर आता है डिप्लोमा वाले का रूल। ये एक इलेक्ट्रीशियन, जिसे हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो उसको आप बुला के ये चीज़ चेक करवा सकते हैं। अगर वो नॉलेजेबल है तो वो इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा। मतलब ये कि आपके घर का जो बिल बढ़ रहा है उसका समाधान आपको मिल गया, आप पहले जा करके उसको ठीक कराइए। देखिए, कहीं बल्ब बंद करने के बाद भी उसमें फ्लक्चुएशन थोड़े थोड़े हो रहे होंगे, और हो रहे हैं तो उसी का बिल आपको भरना पड़ रहा है। देखिए, एक समाधान आपको मिला, और ये जनरल समाधान है जिसका आप यूज़ करेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ है सर, जैसे मान लीजिए कि हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड, अभी गडकरी जी का स्टेटमेंट आया कि हाइड्रोजन बेस्ड जो हम व्हीकल चलाएंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे, तो क्या इसमें अब फ्यूल हटा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल के लोगों की जरूरत है? इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
ही एक तरह से यूज हो रही है। कारण ये है उसमें कहाँ से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है सर? वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल एक डब्बा है जो मूव कर रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ये फ्यूल सेल्स होते हैं जी। फ्यूल सेल्स क्या करते हैं, अब एक स्टैक है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स का। इलेक्ट्रोड्स क्या, इलेक्ट्रोड्स हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी रियर सीट है, बैक सीट जो इसे हम बोलते हैं गाड़ी की जी। उसके नीचे एक बहुत ही क्रैश रेसिस्टेंस, मतलब कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो वो जो टैंक है वो डैमेज नहीं होगा। बहुत ही थिक वॉल्ड टैंक होता है और उसको टेस्ट किया जाता है क्रैश कर करके कि इस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर है उससे ऑक्सीजन ली जाती है। अब हाइड्रोजन क्या है, जब हम प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इट ब्रेकअप्स इनटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जब ये फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से हमारे को जाके इलेक्ट्रिक मोटर में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट करता है। इसमें जो हमारा इंजन है वो नहीं होता, जो मोटर है वो ऑपरेट करता है गाड़ी को। अब जो प्रोटॉन्स बच गए इसमें, अब ऑक्सीजन जब नेगेटिव टर्मिनल में जाता है वो प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करती है और वाटर वेपर बनाती है। जो हमारा आउटपुट इसमें आ जाता है वो पानी की भाप होती है, जो हमारा आउटपुट आता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ये सिंपल लॉजिक है जिससे चल रहा है। तो जो फ्यूल सेल्स आ गए, इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये बताइए, क्या इससे नुकसान नहीं है, डर नहीं है, खतरा नहीं है कि मान लीजिए अगर कोई अभी तक तो क्या है कि पेट्रोल डाल रहा है व्यक्ति या डीजल डाल रहा है गाड़ी में और चल रहा है आराम से मस्ती से कहीं भी घूम के आ रहा है, अब क्या है हाइड्रोजन? देखो नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में हाइड्रोजन व्हीकल से आके वो साबित कर दिया कि खतरा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा देखिए सेफ्टी से, क्योंकि लोगों का है ना, मान लीजिए अगर कई बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कहीं चलते चलते, अच्छा अभी बीच में बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा जी, अभी इस पूरी गर्मी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी गाड़ियां जली सर, और वो मैक्सिमम जो गाड़ियां थी वो बैटरी ऑपरेटेड टाइप की गाड़ियां थी या तो ईवी थी। रीजन जो होता है, रीजन बहुत अलग तरह के भी हाइड्रोजन भी हो सकता था सर। हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता, वो टेस्टिंग के बाद कोई भी अगर टेक्नोलॉजी कॉमन, तो आखिर ऐसा क्या रीजन है आपको, मतलब आपने कभी इस पे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी। पानी की बोतल अगर आप गाड़ी के अंदर छोड़ देते हैं और वो धूप के अंदर खड़ी है तो पानी की बोतल लेंस का काम करती है। हाँ, और वो सनलाइट उसके थ्रू पास होगी वहां पे। उसमें एक रीजन था, उसमें एक वीडियो में ये था। बहुत सारे जैसे शॉर्ट सर्किट बहुत बड़ा रीजन है। शॉर्ट सर्किट जैसे आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर जो रोडेंट्स हैं, चूहे, वो तार को अगर उतर देते हैं तो उससे स्पार्क पैदा होके वहां, वो भी एक इशू है। ऐसा नहीं था कि बहुत गर्मी बढ़ रही है और हमारी जो ईवी व्हीकल्स हैं वो उतना कैपेबल नहीं है कि उस पूरे हीट को, जो आउटसाइड जो हीट है गाड़ी के व्हीकल्स में, ये शायद चीजें नहीं हुई हैं। मेरा जो मानना है सीएनजी वाले व्हीकल्स में आप सीएनजी और ईवी भी हो सकता है। ये लीकेज एक कारण है। अगर सीएनजी सिलेंडर में लीकेज है, कुछ लोग होते हैं जो ऑथराइज्ड डीलर्स के पास, जो आजकल तो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सीएनजी का हो रहा है, उसमें ऐसे इश्यूज नहीं है। जो बाहर से अगर कराते हैं ना जो लोग काम, जो ऑथराइज्ड डीलर्स से नहीं कराते हैं, ये इश्यूज उन व्हीकल्स में आते हैं। अगर ऑथराइज्ड डीलर से कराया आपने तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है उस चीज़ को करने के लिए, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट देने के लिए, तो इसलिए इश्यूज नहीं आते उसमें। चलिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक बहुत बेसिक चीज़ समझ में आ गई वो आप लोग को कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो जाइए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिकल का कुछ भी नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ भी इलेक्ट्रिक मतलब यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा एरिया है। आप इसमें जो इंजीनियर्स बनते हैं वो खाली आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मत सोचिए। पावर सिस्टम इंजीनियर्स हैं जो हाई, बहुत ही लार्ज स्केल पे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वो एक पावर सिस्टम इंजीनियर बनाता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन लाइंस है, कहाँ से जाएंगी, कौन कॉस्ट अफेक्टिंग सिस्टम्स कौन से होंगे जो लगाए जाएंगे, वो सब एक पावर सिस्टम इंजीनियर बनाता है। राइट। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर। वो क्या करता है, किसी भी सिस्टम का उसका सीधा सा एक मात्र इशू है, ये है कि वो किसी भी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करे, जो हमें आउटपुट चाहिए वो डिज़ायर्ड आउटपुट कैसे मिलेगा। तो उसके लिए जो मशीन्स हैं
उसकी जो प्रोग्रामिंग करेगा वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर करेगा। ठीक है, उसके बाद रोबोटिक्स इंजीनियर आता है जी, वो मैंने आपको पहले भी पहले बताया। बताया आपने। मोटर्स से रिलेटेड सारा जो रोबोटिक्स है वो मोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वो मोटर जो है पूरा बेस्ड है। ऑब्वियस है, बिल्कुल। वो रोबोटिक्स इंजीनियर करेगा। एनर्जी ऑडिटर्स हैं, आपको एक किसी भी बिल्डिंग में, गवर्नमेंट तो स्पेशली इस चीज़ को कराते हैं, एनर्जी ऑडिटिंग कराती है। आप किसी भी बिल्डिंग में अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगा रहे हो तो उसमें सेफ्टी हैजार्ड क्या है और कॉस्ट अफेक्टिंग है, एफिशिएंसी कितनी अच्छी है उन सिस्टम्स की, ये सारा जो चीज़ें करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, वो एक एनर्जी ऑडिटर ही करेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और आगे आने वाले समय में चूंकि और क्या, जैसे बहुत सारे अलग अलग जो है वैकल्पिक जो एनर्जी है वो भी ऊर्जा है, जी, वो जी। भी हम यूज़ कर ही रहे हैं। और क्या लगता है आपको कि टेक्नोलॉजी और क्या बढ़ने वाली है, क्या कुछ नया आने वाला है इस फील्ड में देखा जाए, देखिए- और क्या स्कोप दिखता है आपको कि हाँ कुछ और नया हम इजाद कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ है जो हम डेवलप कर सकते हैं? देखिए, जो ग्राफीन सुपर कंडक्टर्स हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बैटरी जो इनोवेशंस जो बैटरी की फील्ड में हो रहे हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ग्राफीन सुपर कंडक्टर्स। अब ये ग्राफीन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडक्टिव मटेरियल है। जी, तो इसमें जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी में विद इन सेकेंड्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये इसकी प्रॉपर्टी है ग्राफीन सुपर कैपेसिटर्स की। तो तुरंत चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज भी तुरंत हो जी जाएगा? जी जी। तो फिर तो नुकसान है ना सर। नहीं, अगर चार्ज मान लीजिए इसको हम कंट्रोल कर सकते मोबाइल हैं। है, मोबाइल को हमने चार्ज किया, फास्ट चार्ज हो गया, अब 2 मिनट बाद फिर वो डिस्चार्ज नहीं, हो गया, इतनी क्या जल्दी मतलब? डिस्चार्ज नहीं होगा, ये हम कंट्रोल, डिस्चार्जिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी मोबाइल हम लोग अंडर कंट्रोल, प्रोसेस मोबाइल है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि डिस्चार्ज जल्दी ना हो? वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है, अलग Okay. टेक्नोलॉजी है। हम्म, अब देखिए, कैपेसिटर एक सिंपल सा, मैंने आपको कैपेसिटर की बात की, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है वो चार्ज होगा और डिस्चार्जिंग जो होती है बहुत स्लो होती है उसकी। जी, आपने देखा भी होगा, कोई भी एक नॉर्मल आप कैपेसिटर अगर ले लोगे, आप उसको जब शॉर्ट करते हो, पहले तो उसमें आपको, जैसे फैंस है हमारे, फैंस में कैपेसिटर लगा कैपेसिटर होता लगा है। होता है, बिल्कुल। आप शॉप पे जब उसको लेने जाते हैं, उसको टेस्ट करके कैसे दिखाता है, वो उसको Spark लगाएगा करता है। और स्पार्क करके दिखाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो, इट कैन बी कंट्रोल्ड। ये टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और आने वाले कुछ टाइम में आपके फ़ोन में, हमारे फ़ोन में जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, ये रिप्लेस हो जाएगी उस ग्राफीन ले लेगा। जी जी जी, ग्राफीन सुपर कैपेसिटर्स उसको ले लेंगे। अब लिथियम आयन है, देखिए पहले नॉर्मल लेड एसिड बैटरी आती थी, आपको इजीली आप देखोगे मोबाइल में आप उसको बैटरी को निकाल भी लेते थे, अब नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ कि लिथियम आयन बैटरी है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो टेम्परेचर बेस्ड नहीं है। पहले लेड एसिड बैटरीज थी, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस वेरी करती थी और लाइफ साइकिल बहुत कम था। लिथियम आयन बैटरी का बहुत अच्छा लाइफ साइकिल है, इस पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं करता। आपका फ़ोन गर्म होता है, होता तो है सर, अभी भी गर्म होते हैं बहुत सारे फोन होते हैं, लेकिन उसका बैटरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। अच्छा, बैटरी जो फुलती थी वो कौन सी वाली बैटरी हुआ करती थी? वो लेड एसिड बैटरीज होती थी। अब आप देखिए, जो मोबाइल में यूज होता था। हाँ जी, अगर आपके पास कोई पुराना मोबाइल जो आपने यूज़ करना बंद कर दिया होगा, वो घर पे अगर पड़ा भी होगा, उसको चार्ज करेंगे वो अभी भी ऑपरेट करना शुरू कर देगा। करता है। तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए लिथियम आयन बैटरी आई। उसको रिप्लेस करने के लिए अब इन्होंने नया इनोवेशन जो है ग्राफीन सुपर कैपेसिटर्स का, ये और ज़्यादा बेटर रहेगा। और ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे ईवी व्हीकल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, उसमें आप चार्जिंग स्टेशन सब जगह जगह लगने लगे हैं। अगर मैं बात करूं हमारी रुड़की की, आप यहाँ बस स्टैंड में ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो ये देखिए क्या होता है, अभी अभी भी जो लोगों के अंदर फियर फैक्टर है वो ये कि भाई डीजल डाल करके या पेट्रोल डाल करके हम लोग गाड़ी लेकर के यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं जी। कई बार। हालांकि बहुत सी गाड़ियां जो ये कंपनियां जो ये ऑफर कर रही हैं कि हम 400 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं एक बार आप चार्ज करने के बाद। जी। कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में जाम पड़ गया, अब वो ट्रैफिक जाम तो उसने कंपनी ने वो बताया नहीं कि भाई ट्रैफिक जाम होगा तो आपका टाइम ड्यूरेशन ऐसा घटेगा बढ़ेगा, जो भी जैसे हमारा डीजल हमारा खर्च हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भाई 400 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, जाम लग गया, एसी ऑन है और हम 200 किलोमीटर ही यात्रा कर पाए, बीच में बंद हो गया, फिर तो क्या फिजिबल दिखता है आपको? इसमें फिजिबल देखिए, अभी हर चीज़ का सॉल्यूशन अवेलेबल है। अभी इसमें सॉल्यूशंस ये है कि एक सर्टेन डिस्टेंसेस पे अगर हम चार्जिंग स्टेशंस लगाएं तो उसमें अपनी जो बैटरी है आप वो रिमूव करके आप उस स्टेशन पे उसे चार्जिंग पे लगा दीजिए और वहाँ से दूसरी बैटरीज लेके आप मूव ऑन कर सकते हैं।
वरना मेरा अगला सवाल यही था कि अगर आप दूसरी बैटरी अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर इसका ये मतलब सारी चीज अभी फिर वो देखिए, टाइम जो जाएगा, जो ये कहते थे दिल्ली से देहरादून हम अभी जो है 2 घंटे में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको लगता है कि बेनिफिशियल होगा? बेनिफिशियल होगा। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बीच में आया था कि इसमें जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी तो कोल की प्रोडक्शन से आ रही है। एग्जैक्टली। तो अब इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन है सोलर पावर। तो हर चार्जिंग स्टेशन पे जी सोलर पावर लग जाएगा, बिल्कुल, उससे डायरेक्ट चार्ज होगा। आप देखिए हर जगह जितने भी रेलवे स्टेशन है, सब जगह जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, पंखे चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, वो सारी सोलर पैनल्स के थ्रू हो रहा है। तो इससे जो कोल की रिक्वायरमेंट है या कोल वो का उस जो पर डिपेंडेंसी कम। देखिए खत्म हो कोल जाएगा। जो है इट्स टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोलियम है, ये धीरे धीरे ये सारी जिंदगी नहीं रहेगा, धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है। राइट। तो हमें अभी से गवर्नमेंट्स ने इसका वैकल्पिक सोर्स जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसमें सोलर पावर हमारे देश में बहुत अबंडेंस में है। मतलब आप एक दिन में जितनी सोलर ऊर्जा हमारी धरती पे आती है, वो एक साल के लिए, एक सिंगल डे की बात करें, एक साल तक हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स के लिए एनफ है। एक दिन में जितनी आती है। तो अगर हम पूरे देश में लगा दें, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, या आपकी कभी पावर कट हो जाता है, बिल्कुल और लोग घर में बैठ के कहते हैं यार ये बिजली वालों ने काट दिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व। सोलर पावर तो देखिए बहुत ज़्यादा, मैंने क्या बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन जो MNRE मिनिस्ट्री हमारी है जी, उसके थ्रू वो हर जगह आपको रूफ टॉप्स पे दे रही है, घर पे। बिल्कुल ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लग रहे हैं हमारे केरला में लगे हुए हैं। केरला जो हमारी स्टेट है वहाँ पर फ्लोटिंग रिवर के ऊपर लगे हुए हैं। और राजस्थान हमारा बहुत बड़ा एक स्टेट है जिसमें सोलर पावर जनरेशन हो रहा है, जो CSP के थ्रू भी और सोलर PV के तो थ्रू। गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी दे रही है कि आप यूज हर करो। जगह सब्सिडी दे रही है, आप घर पे लगाओ। आप देखिए IIT रुड़की में हर घर के ऊपर आपको सोलर हीटर मिलेगा। हाँ। और सारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जो से एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, उनके सबके ऊपर सोलर फोटोवोल्टाइक से PV से चल रहे हैं। अभी काम भी चल रहा है, जो हमारा स्विमिंग पूल है IIT में, वो गर्म पानी सर्दियों में जो हीटअप किया जा रहा है वो सोलर PV पैनल्स के थ्रू ही किया जा रहा है। तो मतलब ये जो इशू था कि अगर हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे तो उस चार्जिंग स्टेशन को चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सोलर पैनल से, सोलर सिस्टम से पूरा। अब सोलर सिस्टम हम डायरेक्ट हमारा सनलाइट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, बैटरी चार्ज होगा, बैटरी घुमाते रहिए, चलाते रहिए। सोलर PV बहुत अच्छी चीज घरों के लिए इसलिए है क्योंकि सोलर PV आप ग्रिड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए मैं इसको अब थोड़ा सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं जी, सोलर PV जब जैसे गर्मियों का मौसम है, बहुत धूप होती है, आपका घर का लोड सेटिस्फाई हो गया, जो एक्स्ट्रा लोड उसमें फिर भी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेशन हो रही है, वो कहाँ जाएगी? वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में चली जाएगी। ओके, ग्रिड वो किसमें क्या है, मीटर लगा होता है। आप अगर कभी मौसम खराब है, घर का लोड सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से ले लेंगे। उसके लिए मीटर लगे होता है, डुअल मीटर लगा होता है। अच्छा, मतलब जितनी सेव हो जाएगी आपके। हाँ जी, हाँ। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रिड में दे रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। और फिर वो दोनों बैलेंस आउट करके हमारा बिल आएगा हमारा, या तो बिल कम हो जाएगा, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रिड को तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। ये मतलब ये सिस्टम आ गया है, ये सिस्टम आ गया है, लगे हुए हर जगह, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता कि आप ये सोच कि अभी तक तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी देती थी, बिल्कुल, और आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आप मतलब बिजली दे सकते हैं, बिल्कुल, और वो देंगे तो उसका पैसा भी मिलेगा आपको। बिल्कुल। एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सोलर का यूज है, सोलर जो मोटर्स लगे हुए हैं जो पानी के लिए उसको यूज कर रहे हैं वो लोग। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक दिन की जितनी हमारी मतलब सनलाइट जितना आ रहा है वो एक साल के लिए पर्याप्त, पूरे देश के लिए पर्याप्त है जितना कंजप्शन हमारा है। मैंने ग्लोबली बात करी है इसकी, ये मैं ग्लोबली बोल रहा हूँ मैं ये बात। मतलब एक दिन जितना, मतलब एक दिन का जितना आ रहा है वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के, पूरे हमारी अर्थ के लिए हाँ, एक साल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है एक दिन में। एक दिन में बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे डॉक्टर संग्राम बाना जी ने। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो आपके मन में जो छोटे छोटे सवाल होंगे, परत होंगे, वो भी खुल गए होंगे, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर के जो भी सवाल होंगे उसके जवाब भी आपको मिले होंगे। और ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा या इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलावा कोई और फील्ड में जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिकल वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, बिना उसकी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। सफल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए क्या सिर्फ 2-4 पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे
देखिए, सफल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हम्म, थ्योरेटिकल तो देखिए आपको हर जगह अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे चले जाएंगे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है हम्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉलेज में हैं, आप अपने प्रैक्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से करिए। हम्म, आप इंडस्ट्रियल विजिट्स जैसे हमारे कॉलेज में होती हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स में अगर आप लोग जाते हैं हम्म, तो इंडस्ट्रियल विजिट्स में जो भी आप प्रोडक्शन जिस तरह से हो रहा है देख रहे हैं, वहाँ पे जो मशीन्स यूज़ होते हैं उसको समझिए, मार्केट की नॉलेज रखिए कि मार्केट को क्या रिक्वायरमेंट है, हम्म। तो आप एक सफल इंजीनियर कहलाए जाएंगे। और ये सारी बातों के साथ आप लोग कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री मतलब इसकी ज़रूरत हर इंडस्ट्री को है, ये मान करके आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकल नॉलेज की लीजिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तभी आप बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर के ऐसे हम चर्चा करते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। दूसरी बार जब हम बैठेंगे सर के साथ तो उन सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। आपने सर समय जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।